हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज की इस क्लास में, जो कि हमारी सेकंड क्लास है एग्रोनॉमी के एमसीक्यूज पे, यानी कि 1 लीनियर्स पे। तो इस क्लास में हम एग्रोनॉमी, जैसे कि आप सबको पता है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, जिसमें से कोई भी हमारा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो इससे क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज के एग्रोनॉमी के टॉपिक में, हम बात करेंगे बार्ले क्रॉप की, यानी कि जो हमारा जो है बार्ले जो है उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं इस क्रॉप से, उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको जितनी क्लासेस पहले हो चुकी है और जितनी की अभी बाकी क्लासेस जहाँ पे होंगी, उन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए और आपको क्विज पोल्स वगैरह करनी है, तो उन सब के लिए और नए अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन ये मैंने आपको बता दिया। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें वीडियो पे, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्टली हम बात करते हैं बार्ले की। बार्ले मीन्स जो, ओके, बॉटेनिकल नेम। आपको पता है जितनी भी क्रॉप्स हैं सबका क्या है, बॉटेनिकल नेम है। ओके, तो इसका क्या है, हार्डियम वल्गेर। जैसे कि हमारा सरनेम होता है ना फुल, किसी का भी मान लो कुछ भी है, कोई भी नाम है, जैसे कि गौरव शर्मा है, तो जो शर्मा है वो उसका सरनेम है, गौरव जो है उसका वो क्या है, नाम है। ओके, तो जैसे बॉटेनिकल नेम है उसमें क्या है, हार्डियम वल्गेर। ओके, हार्डियम वल्गेर क्या है, इसका बॉटेनिकल नेम है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली से बिलोंग, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रेमिनी से। और हमारा जो राइस है और जो हमारा वीट है वो भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रेमिनी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ग्रेमिनी की जगह एग्जामिनेशन में आपको पोएसी लिखा हुआ मिले, ग्रेमिनी वहां पे ऑप्शन में नहीं हो, देन आपका पोएसी भी राइट आंसर होगा। ओके, ये इसका दूसरा नेम है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 2n = 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ओके, ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। फिर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन देखो, कोई भी क्रॉप है, चाहे वो फ्रूट क्रॉप है, चाहे वो ग्रीन क्रॉप है, कोई सी भी क्रॉप है, तो सबका ओरिजिन प्लेस होता है। ओरिजिन प्लेस का मीन्स क्या होता है कि वो जो क्रॉप है वो सबसे पहले कहाँ पे मिली। कोई क्रॉप है वो कहीं ना कहीं तो उसे डिस्कवर किया गया होगा, कहीं ना कहीं वो सबसे पहले मिली होगी। ठीक है, तो उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, उसे सबसे पहले ग्रो कहाँ पे किया जाने लगा, या फिर कहाँ से हमें अवशेष मिले, कहाँ से हमें पता चला कि ऐसी भी कोई फसल थी जो कि ग्रो की जाती थी। ओके, कौन से एरिया से हमें उसके बारे में यानी कि इंफॉर्मेशन मिली, वो उसका ओरिजिन प्लेस होता है। ओके, तो बार्ले की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डियम वल्गेर। तो जो हार्डियम वल्गेर है, देखो जो बार्ले होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप्स का। एक तो होता है 6 रो बार्ले और एक होता है 2 रो बार्ले। एक सेकंड कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डायग्राम मेंशन किया है। 2 रो बार्ले कौन सा होता है, ये जो है ना, ये वाला 2 रो बार्ले। ओके, यानी कि जो हमारा ईयर होगा इसमें जो बार्ले के जो दाने लगे होंगे, ग्रीन जो लगे होंगे, वो इस सीक्वेंस में होंगे, एक इस साइड होगा और एक इस साइड। ठीक है, ये देखो 2 है, पूरी बार्ले के अंदर ऐसे ही दाने लगे हुए हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कितनी रो है, 2 रो। ओके, 2 रो के अंदर लगे हुए हैं, इसे हम बोलेंगे 2 रो बार्ले। 6 रो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखो, ये देखो यहाँ पे भी एक रो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हमको 4 रो विजिबल है। ओके, एक रो यहाँ पे है और एक रो उसके उस साइड है। ओके, और ये देखो यहाँ से ऊपर से देखने पे, यहाँ से जब हम देखेंगे ना इसे, तो पता चलेगा इस टाइप से, इस सीक्वेंस के अंदर इसमें क्या होते हैं, दाने लगे रहते हैं। तो देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने हुए, 6 रो। ओके, तो ये क्या होते हैं, 6 रो बार्ले है और ये क्या है, हमारा 2 रो बार्ले। ओके, और इसमें एक डायग्राम और भी मेंशन किया है, शायद आपको इसमें ज़्यादा इजीली दिखाई दे। ये देखो, इसमें 2 रो के अंदर जो हमारी ईयर होती है, जो हमारी बालें होती है, उसमें किस टाइप से लगे रहते हैं, जो ग्रेन होता है, ग्रेन का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, एक इस टाइप, एक इस यहाँ पे इस साइड से है इस टाइप, और दूसरा इस साइड। ठीक है, कितनी रो है, टोटल 2 रो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 रो बार्ले। और इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, एक ये वाली रो आपको पूरी शो हो रही है। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 रो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और एक यहाँ पे ये रो दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये वाली रो। ओके, तो हमें टोटल कितनी विजिबल रो है, 5 है।
और ये जो रो है ना इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक रो और होगी, तो कितनी रो हो गई इसमें 6 रो। इसे हम बोलते हैं 6 रो बार्ले और इसे हम क्या बोलते हैं 2 रो बार्ले। ओके, देन आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। तो 2 रो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि 6 रो बार्ले जो होता है उसका साइंटिफिक नेम बताओ, उसका बॉटैनिकल नेम बताओ, तो उसका बॉटैनिकल नेम क्या होगा हार्डियम वल्गेयर, जो कि नॉर्मली अगर आपसे पूछे वो 6 रो या 2 रो का कोई भी आपको ना दे, स्पेशली कोई नाम ना दे और आपसे नॉर्मली पूछे कि बार्ले का साइंटिफिक नेम बताओ, देन आपका राइट आंसर क्या होगा हार्डियम वल्गेयर। ओके, क्योंकि नॉर्मली जो ग्रो करते हैं फार्मर्स वो कौन सा है 6 रो बार्ले होता है, तो नॉर्मली आपका राइट आंसर होगा हार्डियम वल्गेयर। बट अगर आपको वहां पे 6 रो या 2 रो मेंशन किया गया है देन आपके आंसर अलग अलग रहेंगे, वहां पे आप कोई सा भी टिक नहीं कर सकते ना। तो हार्डियम वल्गेयर जो होता है वो कौन सा होता है 6 रो बार्ले होता है, और इसमें जो स्पाइकलेट होते हैं उनमें से फर्टाइल कितने होते हैं, यानी कि उर्वर कितने होते हैं। ओके, उर्वर इसका मीन क्या होता है, यानी कि जो न्यू प्लांट जनरेट कर सके, ओके, वो क्या होते हैं फर्टाइल होते हैं, और जो जिनमें ये कैपेसिटी नहीं होती वो क्या होते हैं वो सर्टाइल होते हैं। ओके, तो फर्टाइल की बात कर रहा है ये जो उर्वर होते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है ऑल द 3, ठीक है, जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्डियम इरेगुलर की, हमने हार्डियम वल्गेयर पढ़ लिया, वो क्या होता है 6 रो होता है। हार्डियम इरेगुलर जो होता है वो क्या होता है 6 and 2 रो, यानी कि कुछ ईयर्स ऐसे होंगे जिनमें क्या होंगे 2 रो लगे होंगे और कुछ में 6 होंगे। ओके, तो इसका मीन ये है कि यानी कि एक ही प्लांट पे 6 रो भी होंगे और 2 रो भी होंगे, दोनों ही हो सकते हैं। ये नहीं है कि वहां पे ओनली 2 रो होंगे ओनली 6 रो होंगे। तो उसका अगर वो पूछे 6 and 2 रो जो प्लांट है, जो बार्ले है, बार्ले की जो वेराइटीज हैं उसका साइंटिफिक नेम बताओ, देन आपका राइट आंसर होगा हार्डियम इरेगुलर। ओके, 7 नंबर जो क्वेश्चन है हार्डियम डिस्टिकॉन। हार्डियम डिस्टिकॉन कौन सा होता है आपका जो बार्ले ओनली 2 रो बार्ले होता है। मैंने आपको 2 रो बता दिया, 6 रो बता दिया, डायग्राम में आपको समझ आ गया होगा। हाउ मेनी स्पाइकलेट्स आर फर्टाइल इन दिस टाइप, जो 2 रो होता है उसमें कितना होता है, ये बोल रहा है जो सेंट्रल स्पाइकलेट होते हैं वो क्या होते हैं फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुटेबल पीएच फॉर बार्ले। आपको पता होगा एक स्केल होता है पीएच स्केल, जिसमें कितने तक वॉल्यूम आपको इंडिकेट की जाती है। ये जो आपका स्केल होता है इसमें 1 से लेके 14 तक ओके आप वैल्यूज इंडिकेट की जाती है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक है, स्लाइन है या फिर किस टाइप की है। ओके, यानी कि कौन से न्यूट्रेंट की कमी है, कौन से न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो इन सब चीज़ों का हमें पता चलता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो क्लाइमेट है, ये जो हमारी सॉइल है, यहाँ पे हम कौन सी फसल को ग्रो करेंगे तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि जो बार्ले हैं उसे हम कितने पीएच तक ग्रो कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि 7 से 8 पीएच जहाँ पे रहती है ना, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बार्ले को इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सीड रेट। सीड रेट क्या रहता है, सीड रेट आपका पर हेक्टेयर में मेंशन किया जाता है। जैसे कि आपके पास ये जो क्या है 1 हेक्टेयर जो आपकी लैंड है, 1 हेक्टेयर आपके पास है, तो इसमें ये बोल रहा है कि इसमें जो बीज डालते हैं 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालें कि पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर हम बार्ली को ग्रो कर सकते हैं। तो आपको कितना बीज डालना पड़ेगा 100 किलोग्राम 100 kg। ओके, तो इसे बोलते हैं हम सीड रेट, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर कोई भी क्रॉप का जितना सीड डाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं सीड रेट। तो कितना डलेगा 100 kg डलेगा। लेट सोन बार्ले के लिए अगर हम बार्ले की बुआई क्या कर रहे हैं, यानी कि बार्ले का सीजन निकल गया और उसके बाद हम बार्ले की क्या कर रहे हैं सोविंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको पता है सीड रेट ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। सीड रेट हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, कितने परसेंट 20 से 25% ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसका क्या रीज़न रहता है, क्योंकि उसका सीजन निकल चुका है। सीजन क्या होता है, कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए क्या होता है एक अलग से क्लाइमेट चाहिए होती है, एक अलग से टेम्परेचर, सब चीज़ों की अलग से रिक्वायरमेंट होती है जो कि उसके लिए सूटेबल होती है। अगर वो टाइम निकल जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं हम, जब उस क्रॉप की बुआई करते हैं सोविंग करते हैं तो हम क्या करेंगे वहाँ पे सीड रेट ज़्यादा रखेंगे, ताकि हो सकता है कि जो जर्मिनेशन परसेंटेज है यानी कि कुछ प्लांट्स ना ग्रो हो पाए, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे सीड रेट ज़्यादा रखेंगे तो हमें क्या होगा इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसमें कितना रखेंगे 125 kg पर हेक्टेयर रखेंगे। उसके बाद में है रो टू रो स्पेसिंग। रो टू रो स्पेसिंग कितना रखेंगे 22 से 23 सेंटीमीटर। यानी कि रो टू रो स्पेसिंग क्या होता है, देखो ये हमारी एक रो है जिसमें हमने क्या लगा रखे हैं, यहाँ पे एक प्लांट है बार्ले का, यहाँ पे दूसरा प्लांट है, ऐसे करके हमने क्या कर रखे हैं प्लांट को ग्रो कर रखे हैं। सेम इसी के अंदर इस टाइप से रहता है। ओके,
तो जैसे कि हमें पता है इसे हम पूरी को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एक रो है और ये क्या है, ये भी एक रो है। तो इन दोनों रो के बीच के अंदर, इन दोनों रो के बीच की जो दूरी है वो कितनी रखी जाती है, 22 से 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके बाद में डेप्थ ऑफ सोइंग की, यानी कि जो हम बीज बार्ली का जो सीड है उसकी हम उसको हम सोन करेंगे, तो ये बोल रहे हैं कितनी डेप्थ के अंदर, कितनी गहराई में डालना चाहिए। बाई चांस हम किसी भी बीज को ज़्यादा गहराई में डाल देंगे तो क्या होगा, वो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा उसका, ओके, वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। और अगर हम उसको बिल्कुल मिट्टी के ऊपर वाली साइड ही डाल देंगे तो क्या होगा, जो चिड़िया वगैरह होती है वो क्या होंगी, या फिर जो भी बाकी एनिमल्स वगैरह है वो क्या करेंगे, उसको खा लेंगे, ओके, तो वो वैसे सो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करती है, सभी जो फसलें हैं, सभी जो क्रॉप है उनके लिए क्या होती है, अलग अलग डेप्थ रखी जाती है कि इसको इतनी डेप्थ के अंदर, इतनी गहराई में हम सोन करेंगे तो वो क्या होंगे, इजीली क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो बात अगर हम करें बार्ली की तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ कितनी रहती है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ सोविंग इन रेनफीड कंडीशंस। तो आपको पता है रेनफीड कंडीशंस के अंदर क्या रहता है, वहाँ पे 24 आवर्स, कई बार तो ऐसे रहता है कि कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे क्या होगा, बारिश होगी तो ऊपर की जो सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो क्या होगा, अगर हमने बीज को बहुत ऊपर डाल दिया, ओके, यानी कि बहुत कम गहराई में डाला है, तो सीड क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा, तो वो तो ग्रो हो ही नहीं पाएगा ना। और या फिर जहाँ पे जाके वो इकट्ठे होंगे 3-4 बीज, तो वहाँ पे रेगुलर 2-3 प्लांट एक साथ में ग्रो हो जाएंगे, और जहाँ पे वो पहले हमने ग्रो किए थे वहाँ पे तो वो रहेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डेप्थ को थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, ओके, रेनफेड कंडीशन के अंदर, क्योंकि वहां पे बारिश होगी। तो रेनफेड कंडीशन में हम कितनी रखते हैं, 6 से 8 सेंटीमीटर रखी जाती है। स्टोरेज मॉइस्चर परसेंटेज ग्रीन कंटेंट, ये क्या होता है, तो आप याद रखना सीरियल्स जितनी भी होती है उनका लगभग अगर हम बात करें नॉर्मली तो कितना रहता है, 10 से 12%। ये क्या रहता है, ये बोल रहा है कि जब हम स्टोर करके रखते हैं, हमने क्या किया, बार्ली को फील्ड से निकाला, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे या तो बेच देंगे या फिर क्या करेंगे, उसे हम स्टोर करके रखेंगे अपने पास। ओके, तो स्टोर करके रखेंगे तो ये बोल रहा है कि जो स्टोर करके रखते हैं उस टाइम जो ग्रेन होता है उसकी मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि उस सीड के अंदर मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर पे उसे क्या करोगे, स्टोर करके रख दोगे, तो जो आपके बाकी इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रेन को क्या करेंगे, बिल्कुल खा जाएंगे या फिर बहुत खराब कर देंगे। ठीक है, तो उनसे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टोरेज मॉइस्चर परसेंटेज अलग अलग रखा जाता है सभी क्रॉप्स के लिए। ओके, नॉर्मली हम सीरियल्स की बात करें तो उनको कितनी स्टोरेज यानी कि कितने परसेंट मॉइस्चर पे स्टोर किया जाता है, तो जब जो सीड होता है ना उनमें 10 से 12% नमी रह जाती है, मॉइस्चर रह जाती है, उसको उस टाइम हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसे हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना किसी डैमेज के। और उसके बाद में प्रोटीन परसेंटेज, यानी कि बार्ली का जो सीड होता है, जो बीज होता है, दाना जो होता है, उसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, 11.5%। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 11.5%। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें 69.6% एंड फैट की अगर हम बात करें 1.3%। ये एक बार पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो फैट परसेंटेज बाजरा का भी पूछा जाता है और इसका भी पूछा गया था एक बार। तो 1.3% फैट परसेंटेज रहता है किसमें, बार्ले के अंदर। नेक्स्ट है सोविंग टाइम इन रेनफेड कंडीशन जो होती है, वहां पे पूछ रहा है कि सोविंग टाइम हम कितनी रखेंगे रेनफेड कंडीशन के अंदर। ओके, तो रेनफेड कंडीशन के अंदर ये बोल रहा है कि 25 अक्टूबर बिफोर 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर के बाद क्या करेंगे हम, सोविंग की जाती है। और उसके बाद बोल रहा है सोविंग टाइम इन इरिगेटेड, जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं। इरिगेटेड एरिया क्या होते हैं, देखो इरिगेटेड एरिया वो होते हैं जहां पे क्या होता है, इरिगेशन अवेलेबल हो। ओके, इरिगेटेड एरियाज होते हैं। तो इरिगेटेड एरिया क्या होता है, तो वहां पे ये बोल रहा है फर्स्ट या सेकंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर का पहला पंखवाड़ा या फिर दूसरे पंखवाड़े के अंदर। आपको पता है 15 डेज के होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है या तो 15 तारीख तक या 15 से 30 तारीख के बीच में ग्रो करना चाहिए। नवंबर मंथ के अंदर सोविंग की जाती है इरिगेटेड एरिया के अंदर। फिर ये पूछ रहा है सोविंग टाइम इन हीली जोन, जो हीली जोन होते हैं समर क्रॉप्स, वहां पे कितनी मतलब किस मंथ के अंदर हम बार्ली को ग्रो करेंगे, तो अप्रैल से लेके मई के बीच में ग्रो किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास फॉर इरिगेटेड एरिया। इरिगेटेड एरिया के लिए हम कितना रखेंगे,
60 जो है 60 kg तो हम रखेंगे नाइट्रोजन, 30 kg फॉस्फोरस, 20 kg पोटास। NPK फॉर माल्ट, माल्ट आपको पता है बार्ले से क्या किया जाता है, माल्ट बनाया जाता है बार्ले से। बार्ले का मेनली यूज इसलिए किया जाता है माल्ट फॉर्मेशन के लिए। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने बार्ले की क्रॉप को ओनली माल्ट पर्पस के लिए ग्रो किया है देन आप NPK कितनी रखोगे, तो 30 तो आप रखोगे नाइट्रोजन, 20 फास्फोरस एंड 20 पोटास। NPK रेनफीड एरिया के अंदर 40 20 20 ओके। और उसके बाद में हाउ मच वाटर मैनेजमेंट फॉर बार्ली। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि कोई भी फसल को जब हम ग्रो करते हैं उससे लेके जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, उस टाइम पीरियड के बीच में फसल को जितने टोटल पानी की रिक्वायरमेंट रहती है अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, उसे हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट या फिर वाटर मैनेजमेंट। तो कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी बार्ली की क्रॉप को, 20 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेज फॉर बार्ली। क्रिटिकल स्टेज का क्या मीन है, क्रिटिकल स्टेज देखो होता है कि मतलब हर एक फसलें है ना उनके लिए अलग अलग क्रिटिकल स्टेज रहती है, यानी कि हर एक फसल में एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसी स्टेज आती है उनके लाइफ साइकिल में जिस टाइम अगर हम उनकी यानी कि उनको हम पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, फसल डैमेज होगी और हमें काफ़ी हद तक क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि बार्ली के अंदर ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें पानी देना, वाटर देना बहुत जरूरी होता है, तो टिलरिंग और ग्रीन फीलिंग। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो जैसे कि टीलर्स बन रहे हैं, ठीक है, ये प्लांट है और ये वाला जो है ये भी क्या है आपका टीलर है, ये सेकंड टीलर्स है। यानी कि इस टाइप से जब टीलर का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम हमें पानी देना चाहिए। ग्रेन फीलिंग यानी कि दाने जब भर रहे हो, दाने जब बन रहे हो, दूधिया अवस्था में हो, उस टाइम क्या हमें करना होगा, पानी देना होगा। नेक्स्ट है CRI स्टेज ऑफ बार्ले। CRI स्टेज जो बार्ले की होती है वो कब आती है, ये भी एक इरिगेशन स्टेज है, तो ये कब आती है, 25 से 30 डेज के बाद, डेज आफ्टर सोविंग। और उसके बाद में टिलरिंग स्टेज ऑफ बार्ले, ये बोल रहा है आती कब है। अब आपने नाम सुन लिया, टिलरिंग और ग्रेन फीलिंग पे देना है, आपको ये नहीं पता कि कौन सी स्टेज होगी जो टिलरिंग स्टेज होगी, कब ग्रेन फीलिंग स्टेज आएगी। तो ये बोला टिलरिंग स्टेज कब आती है, 35 से 40 डेज आफ्टर सोविंग, यानी कि हमने फसल को ग्रो कर दिया उसके 35 से 40 डेज के बाद। और उसके बाद में है पैनिकल एमरजेंस स्टेज ऑफ बार्ले। तो पैनिकल एमरजेंस स्टेज बार्ले की कब आती है, 65 से 70 डेज आफ्टर सोविंग। ग्रेन यील्ड, टोटल ग्रेन की यील्ड कितनी होती है, दाने पूछ रहा है, स्ट्रॉ अलग पूछा है। ओके, जो भूसा जो निकलता है, स्ट्रॉ जो निकलता है वो कितना रहता है, उसका प्रोडक्शन कितना होता है। तो ग्रेन यील्ड कितनी रहती है, ग्रेन का प्रोडक्शन कितना रहता है और स्ट्रॉ का कितना रहता है। ग्रेन का रहता है 25 से 35 टन पर हेक्टेयर और स्ट्रॉ का कितना रहता है, 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हस्कलेस, यानी कि जिसपे छिलका नहीं पाया जाता। तो हस्कलेस कौन सी है, देखो वन सेकेंड, ये वाली जो है ये हस्कलेस है और इस पे हस्क है, ठीक है। तो आपको पता चल गया हस्कलेस वैरायटीज कैसी होती है और जिसके में हस्क पाए जाते हैं वो कैसी होती है। तो हस्कलेस वैरायटी कौन सी है, याद रखना, एक डोलमा है जिसमें क्या होता है, हस्क नहीं पाया जाता। हस्कलेस वैरायटी होती है किसकी, बार्ले की। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है वैरायटी सुटेबल फॉर माल्टिंग एंड ब्रेविंग, यानी कि माल्टिंग और ब्रेविंग के लिए जिस वैरायटी को यूज में लिया जाता है वो वैरायटी कौन सी है, तो कौन सी है, विजय। फिर है नॉन शैटरिंग हैबिट एंड फ्रोस्ट टॉलरेंट, जो कि पाले के प्रति सहनशील हो, टॉलरेंट हो और नॉन शैटरिंग हैबिट वाली हो, तो कौन सी है, BSH 46। और वैरायटी सुटेबल फॉर बोथ फूड एंड ग्रेन, जो कि क्या हो, हरे चारे के लिए भी सूटेबल हो और दाने भी प्रोडक्शन हो सकता है दानों का भी, कौन सी है, केदार। नेक्स्ट है अल्फा 93 और RD 2503 और रेखा वैरायटी R, ये कौन सी किसके लिए, माल्टिंग क्वालिटी के लिए है। और उसके बाद में रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ मोलिया डिजीज, मोलिया डिजीज जो होती है बार्ले में उसकी रेजिस्टेंस वैरायटी जो है, यानी कि जिनमें नहीं होता, तो RD 2052 और 2035। और जो आपकी राज किरण है, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, राज किरण जो वैरायटी है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। RD 2052 जो है वो किसकी वैरायटी है। फिर है फ्लोरेट नंबर इज रिड्यूस एट हायर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जब हाई होता है तो फ्लोरेट नंबर जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो कितना टेम्परेचर होता है जिस टाइम जो फ्लोरेट नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो 24 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट, मतलब कि वीड जो आपका मैनेजमेंट होता है वो रिक्वायर्ड कब होता है, कब करना चाहिए, तो 30 से 35 डेज। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेंट इन बार्ले द फॉर्म ऑफ,
जो प्रोटीन होता है वो किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिनोइड्स के रूप में पाया जाता है, एल्ब्यूमिनोइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। मेकिंग इज फूड फ्लोर फॉर रोजेटेड बार्ली ग्रेन नोन एज, तो क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है उसे, सैतू के नाम से। फिर है ए फर्मेंटेड ड्रिंक डेवलप्ड फ्रॉम हुललेस बार्ली ग्रेन, जो हुललेस बार्ली ग्रेन से जो आपकी ड्रिंक जो है फर्मेंटेड ड्रिंक जो है जिसे डेवलप किया जाता है वो क्या कहलाती है, कौन सी है, तो कौन सी है, लूगरी। और उसके बाद में इन इंडिया 90% पॉपुलेशन कंज्यूम बार्ली एज, इंडिया की जो 90% पॉपुलेशन है, 90% जो जनसंख्या है वो बार्ली को किस फॉर्म में कंज्यूम करती है, तो खाने के लिए फूड, ठीक है। और उसके बाद में है द बार्ली फ्लोर डज नॉट, यानी कि बार्ली का जो फ्लोर होता है उसके अंदर कौन सा कंटेंट होता है जो कि नहीं पाया जाता, कौन सा है, ग्लूटीन। और उसके बाद में है नाउ ए डे मोस्ट बार्ली ग्रोविंग ग्रुप्स आर, तो कौन सा जो बार्ली का ग्रुप है जो कि नॉर्मली ग्रो किया जाता है, तो कौन सा है, 6 रो बार्ली, ये मैंने आपको बताया था, इसका साइंटिफिक नेम था हार्डियम वल्गेयर। फिर है बार्ली इज कंपैरेटिवली मोर टॉलरेंट टू सॉइल, कौन सी सॉइल के लिए टॉलरेंट है, मैंने आपको इसका पीएच बताया था, 7 से 8 पीएच जहाँ पे होती है वहाँ पे इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है। तो ये किसके लिए टॉलरेंट है, स्लाइन और अल्कलाइन सॉइल के लिए। फिर है द बार्ली ग्रेन आर मोस्टली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, बार्ली का जो दाना होता है, बार्ली ग्रेन जो होता है, बार्ली की क्रॉप जो है मोस्टली किसके लिए ग्रो की जाती है, माल्ट के फॉर्मेशन के लिए, माल्ट बनाने के लिए। डैश डैश इज यूज इन बेवरेज टू मेक बियर, अल्कोहल, विनेगर एंड यीस्ट, तो किसका यूज किया जाता है, माल्ट का यूज किया जाता है बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए और विनेगर बनाने के लिए और यीस्ट बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी की बात करें, कौन कौन सी वैरायटी है, डोलमा जो कि हस्कलेस होती है, अंबर और स्लीपर, ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और उसके बाद में है रत्ना, राजकिरण, RD25, 52, ज्योति, रंजीत, कैलाश और आजाद। ओके, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।